वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं और उसमें जितनी भी हमारी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होगी उस ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहां पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हम डिटेल करेंगे और ये बहुत ब्रीफ में नहीं बल्कि हम इसको जो है कि डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इससे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे उसको भी हम अच्छे ढंग से यहाँ पे कवर करेंगे। तो डेली मैं इस चीज़ को कवर करूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी है, जितने भी नोटिफिकेशन है, समय पे आपको पहुंचते रहें और इस सीरीज़ का फ़ायदा आप उठा सके। तो मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूं चूँकि आप ये जानते हैं कि स्टेट की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उसमें आपका चाहे आपका सिविल से रिलेटेड हो या वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामिनेशन में आपका कुछ न कुछ आपका यहाँ से ज़रूर आता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं सीरीज़ कवर कर रहा हूँ इसमें दोनों स्तर की ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन अभी जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपने हमेशा जो है कि नाम सुना होगा। हर साल इसकी बैठकें होती रहती है और एग्ज़ाम में भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल इससे होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, सार्क। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी साउथ एशिया के जो ये नेशन हैं इनमें जो है कि एक क्षेत्रीय जो है कि क्या बनाया गया है, सहयोग संगठन बनाया गया है। तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना अगर देखेंगे तो ये 8 दिसंबर 1985 को होती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कहाँ पे इसकी स्थापना की जाती है, तो ये आपका जो है कि ढाका में की जाती है। यहाँ पे एक सार्क चार्टर लिखा जाता है। अब इस चार्टर का मतलब क्या है, इस चार्टर का मतलब ये है कि जो सार्क कंट्री होगी इसमें जितने भी सदस्य देश होंगे उनके सारे पॉइंट ये कैसे काम करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, वो सारे पॉइंट्स जो है कि यहाँ पे लिखे गए होंगे। और यहाँ पे आपका जो है कि क्या किया गया, ढाका के अंदर इस पर सिग्नेचर की गई और एक नई ऑर्गेनाइजेशन 1985 में बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, साउथ एशिया, है ना, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसमें आप इस चीज़ को ऐड करेंगे जिसमें आप कह सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब यहाँ पे ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इस चीज़ को अपने माइंड में बनाए रखें कि ये आपका ढाका में। अब यहाँ पे दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम जो आया हुआ था वो आपका कब आया हुआ था, वो 1980 में आया हुआ था, या आप कह सकते हैं कि 1980 में आया हुआ था। और इसमें जितने भी मेंबर थे, अगर आप संस्थापक देश की बात करेंगे तो ये 7 मेंबर थे जिन्होंने इसको जो है कि क्या किया, डेवलप किया। तो नंबर 1 आपका क्या है, ये बांग्लादेश है, फिर उसके बाद आपका भूटान है, फिर भारत है और ये मालदीव है और नेपाल है। आगे अभी जस्ट मैं जो है कि आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा ये कहाँ कहाँ पे आपका जो है कि सिचुएटेड है, कहाँ पे ये जो है कि एग्जिस्ट करते हैं भारत के संदर्भ में, क्योंकि उससे भी आपके बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये एक पॉइंट है आपका जो है कि स्टेटमेंट में ये चीज़ें मेंशन की जा सकती है कि कितने संस्थापक देश थे। तो ये जो संस्थापक देश थे वो केवल 7 ही थे, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखेंगे टोटल मेंबर इसमें आपका जो है कि बाद में एक मेंबर और इसमें ऐड होता है जो अफगानिस्तान होता है। तो टोटल मेंबर अभी वर्तमान समय में इसमें 8 हैं, लेकिन जो आपके फाउंडर मेंबर थे वो 7 ही थे जिसका नाम अभी जस्ट मैंने आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये चीज़ें आपका जो है कि इनके माध्यम से क्रिएट की जाती है। और उसके बाद आपका जो है कि कोलंबिया में प्रथम मुलाकात होती है आपका 1981 में, जो विदेश सचिव होते हैं। उसके बाद आपका एक और मीटिंग होती है, आप ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को इसमें ऐड किया जाता है और ये 2005 में ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये 13वीं बैठक होती है। इस 13वीं बैठक में अफगानिस्तान को क्या किया जाता है, इसमें परमानेंट मेंबर दी जाती है, मेंबरशिप दी जाती है। तो इस तरीके से टोटल मेंबर जो आपके होते हैं इसमें कितने हो जाते हैं, इसमें 8 मेंबर हो जाते हैं। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है या सचिवालय है, ये दोनों तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो है कि सार्क का सचिवालय कहाँ पे है या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये आपका जो है कि काठमांडू में है। यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एक तो आपका इसके स्थापना की बात, अगर स्थापना की बात आती है तो इसको आप ढाका बताएंगे, लेकिन अगर इसके हेडक्वार्टर की बात आती है तो इसको आप क्या बताएंगे, इसको आप काठमांडू बताएंगे। तो ये चीज़ें बहुत मरतबा आपसे पूछी जाती है, या तो आपसे जो है कि हेडक्वार्टर के रूप में पूछा जा सकता है या तो आपका सचिवालय के रूप में पूछा जा सकता है। तो ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्थापना आपका ढाका में होती है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो बनाया जाता है वो कहाँ पे बनाया जाता है, वो काठमांडू बनाया जाता है। अब यहाँ पे हमें जो है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करना है
कि सार्क के सदस्य देश कौन कौन है। तो अभी जस्ट ऊपर आपने जो है कि पढ़ा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें आप मैप के माध्यम से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या है, देखिए ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान मेंशन है, जो 2005 में यानी आपका बाद में इसमें ऐड हुआ था। और इसी पूरे रीजन को, ये जो मैप में आप देख रहे हैं, इसी पूरे रीजन को आप क्या बोलेंगे, साउथ एशिया बोलेंगे। तो साउथ एशिया में आपके ये 8 जो कंट्री हैं, यही आपके क्या है, सार्क के मेंबर है। तो इस साइड में आप अफगानिस्तान देख सकते हैं, और बहुत थोड़ी सी बॉर्डर आप ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, इस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले एरिया में आपका सबसे कम जो बॉर्डर शेयर होती है भारत के साथ, अफगानिस्तान के साथ होती है। अब यहाँ पे आपका एक देश ये है पाकिस्तान, है ना, इस पाकिस्तान को भी आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो मेंशन है, आप ये चीज़ें देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया जो पूरा का पूरा है, ये पाकिस्तान का है, और ये पाकिस्तान भी इसका क्या है, मेंबर है। उसी तरीके से यहाँ पे आप नेपाल का पॉइंट देख रहे हैं, ये है आपका भूटान, ये है आपका बांग्लादेश, और ये अपना इंडिया है, और ये श्रीलंका, और ये मालदीव है। तो ये आपके जो है कि पूरे मैप पे आपने देख लिया। बट याद करने वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये जो बॉर्डर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर आपकी दिख रही है, ये बॉर्डर आपका भारत की जो है कि टच करती है म्यांमार से। तो ऑप्शन में ज़्यादातर कोशिश यही होती है एग्जामिनर की, वो क्या करता है, आपको जो है कि कंफ्यूज करने के लिए म्यांमार को देता है, क्योंकि साउथ एशिया से रिलेटेड है। लेकिन जब आप इस चीज़ को हटा करके एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, उसमें वो मेंबर है, लेकिन इसमें आपका जो है कि ये मेंबर नहीं है। तो इस चीज़ को आपको जो है कि याद करना है। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो एक बहुत शार्ट ट्रिक है, उसके माध्यम से इसका नाम याद कर सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं MBBS, और इसको आप पेन लिख सकते हैं। ये आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं, यानी आप एम से कहेंगे, ये आपका मालदीव हो जाएगा, यहाँ पे आपका भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, और नेपाल है। तो इस तरीके से आपके जो है कि टोटल इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 है। अब यहाँ पे आपका ये एक मेंबरशिप जो है आपका, ये इनके ऑब्जर्वर के रूप में है। तो ऑब्जर्वर कुल कितने हैं, ऑब्जर्वर देशों की संख्या अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में ये 9 ऐसे देश है जो ऑब्जर्वर के रूप में है। जैसे इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, म्यांमार है, मॉरिशस है, कोरिया है ना, ये इस तरीके से आपका जो है कि ऑब्जर्वर देश के रूप में यहाँ पे आपके 9 देश को रखा गया है, जो आपका जब भी कभी इसकी सबमिट होती है तो इनको इन्वाइट किया जाता है। तो इनसे भी बहुत सारी चीज़ें जो है कि ली जाती है। अब संगठन के कार्य क्षेत्र क्या है, वो कौन कौन से ऐसे इशू हैं जिसपे आपका जो है कि सार्क कार्य करेगा। तो सार्क के जो है कि काम करने के बिल्कुल वही पॉइंट है जो ओवरऑल आपका इंडिया का है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये एक क्षेत्रीय संगठन है, एक रीजनल कोऑपरेशन है, एक क्षेत्रीय स्तर पे जो है कि संगठित की गई है। तो मेन जो डेवलपमेंट है वो लगभग आप ये कह सकते हैं कि सभी लोगों का कॉमन होगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर 1 ये है कि वो ये चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स यानी आपका मानव संसाधन विकास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि प्रमोट करना। अब ये मानव विकास का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है कि स्किल्ड ले रहा है, या फिर आपका जो है कि उसका एजुकेशन सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, एज ए मानव संसाधन के रूप में विकास कर रहे हैं, यानी उसको विकसित कर रहे हैं ताकि वो भविष्य में अपने देश के लिए कार आ सके। यहाँ पर पर्यटन की बात करेंगे तो भारत में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये कहा जाता है भारत की अगर इकोनॉमिक्स को जो है कि आगे की ओर बढ़ाना है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी दिखती है। एक सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि आप जो है कि फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर लोग क्या है, कृषक हैं, और जो है कि आपका एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आप अगर चाहेंगे तो इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। और सेम पॉइंट यहाँ पे पर्यटन को कैसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर अफगानिस्तान साइड में आप जाएंगे उधर भी आपका मिलेगा ये चीज़ें, नेपाल साइड जाएंगे वहाँ पर भी आपको जो है कि माउंटेन एरिया मिलेगा। सो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है कि आप पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बूस्टअप दे सकते हैं। सेम वही प्रॉब्लम आप नीचे देखेंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास। अच्छा, ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो भारत ने इसके लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे स्टेप लिए हैं ताकि हम क्या कर सके, अपनी कृषि की समस्या को क्या कर सके, दूर कर सके। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। रूरल डेवलपमेंट के लिए भी हमने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे नाबार्ड की स्थापना स्पेशली इसी के लिए की है, रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना इसी के लिए की गई है। तो ये भी एक मेन एरिया है जहाँ पर आपका जो है कि वो कार्य करना चाहते हैं। पर्यावरण सिर्फ भारत की प्रॉब्लम नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की प्रॉब्लम है। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करेंगे, जो हमारा जो है कि एक एरिया बेल्ट बनता है जो स्पेशली हिमालय वाला रीजन है, उस हिमालय वाले रीजन में कई आ जाते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप अफगानिस्तान की बात करेंगे, भूटान की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, बांग्लादेश में भी बाढ़ से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अगर आप मालदीव की बात करेंगे तो मालदीव का जो है कि प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी आपका जो है कि जब सी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, समुद्र का स्तर बढ़ता है, तो उसमें आपका जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये प्राकृतिक आपदा भी एक कॉमन समस्या है, इस पर भी वो कार्य करना चाहते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल पे कर रहा है इस वक्त, तो हमें इस पे भी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आर्थिक और व्यापारिक और वित्त के क्षेत्र में काम करना है। सामाजिक बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन का स्टैंडर्ड अच्छा करना, गरीबी को समाप्त करना, बेरोजगारी को जो है कि समाप्त करना। इस तरीके के इशू हमारे सामने है सोशल इशू से संबंधित। सूचना एवं
बी उन्मूलन को लेकर के भी बहुत सारे काम जो है कि करने हैं, तो ये भी एक एरिया जहाँ पे ये जो है कि कार्य करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊर्जा, ये ऊर्जा क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आप ये जानते हैं कि सभी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करें। परिवहन है ना, परिवहन ये चीज़ें भी आपका जो है कि कंटिन्यू हो रही है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्लान भारत सरकार के माध्यम से चलाया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये एरिया है जहाँ पे आपका जो है कि सार कार्य करना चाह रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप काम करना चाह रहे हैं, सुरक्षा एवं संस्कृति और बहुत सारे ऐसे इशू हैं जो एसोसिएटेड है, जो आप कह सकते हैं संबंधित है इन सारी कंट्री के साथ, जो भी 8 कंट्री है इस साउथ एशिया के रीजन में। तो यहाँ पे इन सारे रीजन में आपका ये क्या करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं। अब आते हैं हम सार के उद्देश्य क्या है, सार क्या करना चाह रहा है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे दक्षिण एशिया के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देना, यानी ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि मेन इशू क्या है, गवर्नमेंट आपका क्या करना चाह रही है। देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी कंट्री हैं वो सब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो है कि बिलीव करती हैं, और उनका टोटली मकसद क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता में जो है कि सुधार लेकर के आना। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि लाइफ स्टाइल में चेंज कैसे लाया जा सकता है। जब हम ऊपर जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन सारी चीज़ों पे अच्छे तरीके से यदि वर्क करेंगे तो हमें जो है कि इस पे काम करने का एक अच्छा वो मिलेगा, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी जीवन की गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इस क्षेत्र में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हम जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, यानी आर्थिक समृद्धि यानी आर्थिक वृद्धि करना चाह सकते हैं। फिर उसके बाद सामाजिक प्रगति है, ये पॉइंट हमारा जो है कि कल्चरल डेवलपमेंट है, इस पर हम अच्छे तरीके से काम करना। व्यक्तियों को जो है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना, क्योंकि मैंने जस्ट आपको बताया कि ये आपका क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, यानी जहां जहां हम ये चीज़ें देख रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें चाहे इंडिया की बात, थोड़े बहुत डिफरेंट के साथ आपका जो है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है जो आपका लोगों को गरिमापूर्ण जो है कि जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करती है। तो इस एरिया में भी जो है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका मेन उद्देश्य है कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पे सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, यानी सामूहिक आत्मनिर्भरता, यानी ये जो है कि अदर कंट्रीज़ पे आप देखेंगे बहुत सारी ऐसे डेवलप कंट्री हैं जिसपे वो अपनी निर्भरता को कम करके अपनी सामूहिक निर्भरता को जो है कि बढ़ावा देना चाहते हैं और उससे मजबूत करना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि हमारी जो है कि सामूहिक स्थिति बनी हुई है, हम एक दूसरे के साथ जो है कि जुड़े हुए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास के साथ जो है कि समस्या को समझना और उसको जो है कि सॉल्व करना, ये सारी इशू इसके साथ एसोसिएटेड है। उसी तरीके से अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना, जो भी हमारे जो है कि विकासशील देश है उनके साथ आपसी जो है कि सहयोग स्थापित करना। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे इस एरिया में, इस रीजन में, तो ये वाला पॉइंट आपको दिखेगा जिसमें आपका है कि समान हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ये कहें कि आज वर्तमान समय में जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण का मुद्दा है, ये अपने आप में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से आतंकवाद से संबंधित एक मुद्दा है जो सिर्फ एक देश की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जितने भी इस एरिया में रीजन हैं, जितने भी देश हैं, उन सभी लोगों की ये प्रॉब्लम है। तो इस एरिया पे भी जो है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, कार्य करना चाह रहे हैं। ये भी एक उद्देश्य है कि हम समान जो है कि जो हित के पॉइंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे क्या कर सके, अच्छे तरीके से उठा सकें। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के साथ साथ समान उद्देश्य और लक्ष्यों के साथ जो कि क्या करना है, सहयोग करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सार्क और इसका महत्व क्या है। अगर आप देखेंगे वर्तमान समय में टोटल जीडीपी में इसका जो कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो ये आपका जो है कि इतना कंट्रीब्यूशन इसके माध्यम से किया जाता है। टोटल आपके जो 8 देश है, टोटल क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे टोटल कवर होता है आपका 3%, और आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो ये 21% जो है कि आबादी इसमें आपका आती है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आपका जो है कि 2.9 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर में जो है कि अपनी इकोनॉमी को एग्जिस्ट कराती हैं। तो ये अपने आप में जो है कि बहुत बड़ा एक मार्केट है। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपका कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21% जो पॉपुलेशन है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जानते हैं कि इसका तालमेल बनाना है ना, ये कैसे बन सकता है। क्यों, इसलिए क्योंकि आप देखिए जब कभी हम एक दूसरे के जो है कि बिल्कुल करीब होते हैं, हम एक दूसरे से फैमिलियर होते हैं और एक जैसी समस्याएं होती हैं और एक जैसे सारे पॉइंट होते हैं, तो हम एक दूसरे के सहयोग में आपसी जो है कि तालमेल अच्छा बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे हमारा जो भोजन है इस रीजन में लगभग सेम आपको मिलेगा। आपको राजनीतिक पैटर्न अगर आप देखेंगे सभी जो है कि आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट पे बिलीव करती है। उपजाऊ क्षेत्र की बात करेंगे सभी जो है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें, चाहे इंडिया की बात करें। परिधान यानी पहनावे भी लगभग एक ही जैसे है, परंपरा भी एक ही जैसी है। तो कुल मिला करके कहने का मतलब ये, जब हमारी जो है कि सिमिलरिटीज होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि आपसी जो है कि तालमेल अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ये भी अपने आप में एक इसका महत्व आप समझ सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक जो है कि समान समाधान है ना, समाधान का मतलब क्या है, ये चीज़ें आप देखिए अपने जितने भी रीजन देखा है तो उसमें समस्याएं जो है कि एक जैसी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, गरीबी भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यानी ओवरऑल जहाँ भी जाएंगे आप इन रीजन में आपको गरीबी देखने को मिलेगी, निरक्षरता देखने को मिलेगी, उसी तरीके से आपका कुपोषण की समस्या है, उसी तरीके से आपका प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं वो भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। तकनीकी पिछड़ापन, अगर आप देखेंगे टेक्निकल रूप से हम जितने भी देश हैं वो आपके पिछड़े हुए हैं। आपका देखेंगे जीडीपी का परफॉर्मेंस जो है कि बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे लेवल पे हम जीडीपी में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल सेम जैसी बनी हुई है। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपसी सहयोग क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सार्क, और इसका महत्व क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने आपको ये वाला पोर्शन मेंशन किया कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को हमें जो है कि लर्न करना है। और फिर उसके बाद आपका जो है कि ये तालमेल से संबंधित पॉइंट्स मैंने बताया। और समान जो है कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि समान एक समस्याएं जो है कि आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉइंट है महत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखें भारत के लिए क्यों महत्व है। अगर आप देखेंगे ये भारत के लिए क्यों महत्व है, इसका इंपॉर्टेंट भारत के संदर्भ में क्यों है। अच्छा, ये पहले पड़ोसी, फर्स्ट आपने सुना होगा फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी। तो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने कोविड के समय में भी देखा होगा, हमने बहुत सारे देश को जो है कि कंट्रीब्यूट किया। तो ये अपने आप में हमारे, जैसे हम कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हम उसी के रूप में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने पड़ोसियों के साथ अपनी जो है कि स्थिरता को बनाए रखने चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, है ना, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको जो है कि स्थिर बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि कोई भी डिस्टर्बेंस होती है इस रीजन में तो उसका असर जो है कि भारत पे जरूर पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती है कि आपका इसमें किसी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस हो किसी भी स्तर पे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे आपका जो कि सोशल हो, चाहे आपका पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके से वो नहीं चाहती है। तो मेन पॉइंट आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। भू रणनीतिक महत्व की बात अगर करेंगे तो अब आपका ये देखेंगे, ये जो आपका चाइना है, ठीक, ये चाइना आपका जो है कि हमेशा से दुश्मन रहा है। अगर हम यहाँ पे अपने आप को जो है कि इसके साथ जो है कि काउंटर करना चाह रहे हैं, इसको जो है कि रोकना चाह रहे हैं विद इसके माध्यम से, क्योंकि उनका एक कार्यक्रम है जिसको आप देखेंगे, ये जितने हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनमें जो है कि इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ ऋण दिए हैं और उसके बाद कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो कि डेवलप करने की बात की है। तो रणनीतिक रूप से हमारे लिए जो है कि खतरनाक हो सकता था कि चाइना यहाँ पर अपना इंटरवेन कर रहा है, चाइना अपना जो है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना पैर पसार रहा है। यदि आपका ये चीज़ें जो है कि ज़्यादा हो जाएगी, हमारे पड़ोसी देशों के साथ हो जाएगी, तो चाइना कभी भी जो है कि हमारे साथ जो है कि घात कर सकता है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत को अपने आप में इस पूरे रीजन में वो अपने आप को एक प्लेयर के रूप में देख रहा है और इनके साथ अपना जो है कि संबंध स्थापित करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है अगर हम चाइना को रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किए गए। हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है कि ओवरऑल आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि क्वाड के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्वाड क्यों बनाया गया है। तो उसमें आपको एक चीज़ मिलेगी कि हम चाइना को काउंटर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये भू रणनीतिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद देखेंगे क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए ये आपसी बहुत, जैसे स्टेबिलिटी, अपने रीजन में आपका किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसी विश्वास के साथ इस चीज़ को बनाए रखना और शांति स्थापना में सहयोग करना। वैश्विक नेतृत्व की भूमिका के रूप में यदि आप देखेंगे तो इस चीज़ को एक लेवल पे लेकर के जाना चाह रहे हैं। भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर के क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा यदि प्लेयर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, इसमें आपका भारत है। तो इंटरनेशनल लेवल पे एक, है ना, वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को जो है कि एक लीडरशिप के रूप में ये जो है कि प्रेजेंट करने की कोशिश है कि हमारे साथ जो है कि हमारे पड़ोसी देश हैं, हम एक रीजनल कोऑपरेशन के साथ हैं और हमारी स्टेबिलिटी ओवरऑल सारी चीज़ों पे हमारा जो काम है वो ठीक ठाक है। तो वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी हो गई। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ लिंक करके मुख्य रूप से सेवा के क्षेत्र में भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। आप आसियान का नाम सुने होंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाह रही है कि उनके साथ अपना जो है कि सब हर एक चीज़ जो है कि कनेक्ट करना चाह रही है। यानी ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि उनके साथ व्यापार स्थापित करके एक बहुत बड़ा मार्केट गेन करना चाह रही है। क्योंकि आप इस पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया की एक तरीके से जो इकोनॉमी है वो कंज्यूम बेस्ड है और इस चीज़ को वो गेन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट, है ना, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब हमारी एक स्टेबिलिटी होगी अपने रीजन में, तो हम क्या कर सकते हैं कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था को क्या कर सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई का मतलब आप म्यांमार की बात कर सकते हैं, थाईलैंड की बात कर सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश आते हैं, उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा जो है कि प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकती है।
अब यहाँ पे इसके साथ चुनौतियाँ क्या हैं? अगर आप देखेंगे चुनौतियों में सबसे बड़ी कमी यही है कि इनकी बायलैटरल बैठक जो है कि बहुत कम होती हैं। ओवरऑल जो भी बैठक होती है उसमें थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान और भारत की जो एक तरीके से विचारधारा है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक्स पॉइंट हो जाता है इसके साथ। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन मैंने कर रखा है, ये है आपका साउथ एशिया, है ना। ये जो साउथ एशिया है ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे कोई परिणाम हमको जो है कि अब तक देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम व्यापार को बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसको जो है कि ग्राउंड लेवल पे अच्छे तरीके से लेकर के आना होगा। और वो एक बहुत बड़ी पॉइंट ये है कि मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। हम सिर्फ प्रोडक्ट पे ही जो है कि इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। जस्ट मैंने आपको ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एक चैलेंज का पॉइंट है कि भारत और पाक का जो संबंध रहा है वो आपका नेगेटिव रहा है और लगातार कंटिन्यू आपका जो है कि ये बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है इसके जितने भी टारगेट मैंने ऊपर आपका सेट किए हैं उन टारगेट को अचीव करने में, क्योंकि जब कभी कोई मेंबर आपका जो है कि डिफरेंट विचारधारा के साथ आता है तो शायद आपका थोड़ा प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो बहुत सारे प्लान आपके हैं सार के माध्यम से अचीव करना, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी रोड़ा के रूप में अगर आप देखेंगे तो वो पाकिस्तान है, चूँकि वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट पॉइंट हो जाता है उस पर। तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं, वो चैलेंज के फ्रंट में आप उसको जो है कि समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे की राय क्या हो सकती है? मेन पॉइंट आपका यही है कि आपसी जो है कि सहयोग को आपस में जो है कि बनाए रखना है। और मेन पॉइंट आप क्या है कि जो आपका चीनी निवेश है और तेजी से बढ़ा है, सार्क के विकास हेतु और अधिक अस्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्क को विरोध कर सकता है। तो जो आपकी स्पेशली मैं समझता हूँ कि इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो चीन की एक तरीके से बढ़ती हुई विस्तारवादी नीति रही है उसकी, और वो जो जिस तरीके से अपने ट्रैप में रेल ट्रैप में फंसा रहा है, उससे थोड़ा सा हमें जो है कि बाहर निकलने की ज़रूरत है, तब हम जाकर के ये आपसी जो है कि सहयोग अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सार्क एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से जो है कि दक्षिण एशियाई देश की पहचान को दर्शाता है। ये प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। तो यहाँ पे संस्कृत, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को प्रभावित करते हैं। तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा एनहेंस करने की ज़रूरत है कि आपके कल्चर एक हैं, आपकी जो है कि भाषा जो है कि क्या है एक है, और आपका जो है कि धार्मिक संबंध लगभग आप देखेंगे जैसे नेपाल, आप हिंदुस्तान की बात करें जिसमें हिंदुइज्म आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामिज्म है, और उसके बाद इंडिया के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पर इस पूरे रीजन को इसके माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका जो है कि शांति और स्थिरता को सभी देशों के साथ बनाए रखना, ये मेन पॉइंट हो सकता है। और उस पर जो है कि उसकी क्षमता को समझना और उसके बाद उसका जो है कि क्या करना, एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद उसका जो है कि पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपका जो है कि ये हो सकती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि सार्क के सामने कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जो कुछ चैलेंज है जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और जितने भी पॉइंट मैंने अब तक इसमें आपको बताए हैं वो सारे जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। लेकिन अगर आप इसको जो है कि जोड़ना चाहें तो आप इसको अपने स्टेट की पीसेस के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं कल नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू रहेंगे, एक एक ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर करते रहेंगे। आई होप को आपको जो है कि इससे रिलेटेड क्लियरिटी होगी। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप जो है कि कमेंट में इसको जो है कि मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को जो है कि समझने की कोशिश करूँगा और उसको सुधारने की कोशिश करूँगा कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थैंक यू।